आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही जाने पहचाने सवालों से। रोटी या चावल, सेहत के लिए क्या बेहतर है? 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर वो थकान सी क्यों रहती है? और पेट भर जाने के बाद भी वो एक और टुकड़ा खाने का मन क्यों करता है? ये सवाल रोज के हैं, पर इनके जवाब अक्सर हमें उलझा देते हैं। हमारे पास एक विशेषज्ञ की बातचीत का एक स्रोत है जो इन सवालों की तह तक जाता है, और इन सब जानकारियों को जब खंगाला तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। ऐसा लगता है कि हमारी कई आधुनिक स्वास्थ्य समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम अपने शरीर की पुरानी, जो एक अप्राचीन भाषा है, उसे सुनना भूल गए हैं। तो आज का हमारा मकसद है इस भाषा को फिर से सीखना। हम खाने, नींद और हमारी आदतों से जुड़े शरीर के उन संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इस खोजबीन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस बहस पर आते हैं जो लगभग हर भारतीय खाने की मेज पर होती ही है, रोटी बनाम चावल। स्रोत इस पर एक बहुत ही अलग नजरिया देता है। ये कहता है कि क्या बेहतर है, ये सवाल ही गलत है। बिल्कुल सही सवाल है, किसके लिए बेहतर है? किसके लिए? हाँ, और इसका जवाब हमारी विरासत में, हमारे भूगोल में छिपा है। मिसाल के तौर पर, जो लोग पीढ़ियों से उत्तर भारत में रहते आए हैं, उनका शरीर और उनके पेट के बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम जिसे कहते हैं। गट माइक्रोबायोम, वो गेहूं को पचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उनके लिए रोटी एक नेचुरल खाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दक्षिण या पूर्वी भारत में देखें तो वहां पीढ़ियों से चावल खाया जा रहा है। तो वहां के लोगों का सिस्टम चावल और फर्मेंटेड यानी खमीर वाले खाने जैसे इडली, डोसा, इनको पचाने में माहिर है। अच्छा। तो ये एक तरह की आप कह सकते हैं जैविक विरासत है। हमारा शरीर उस खाने को सबसे अच्छी तरह अपनाता है जो हमारे पुरखे खाते आए हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो इसका मतलब जब हम किसी नए सुपर फूड के पीछे भागते हैं तो शायद हम अपने शरीर के इस अंदरूनी ज्ञान को अनसुना कर रहे होते हैं। लेकिन एक और आम धारणा है कि रात में चावल खाने से बचना चाहिए क्योंकि वो भारी होता है, जबकि रोटी हल्की होती है। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, और यहाँ पर असलियत थोड़ी उल्टी है। उल्टी? जी, पचाने के लिहाज से देखें तो चावल रोटी की तुलना में हल्का होता है। अच्छा। हाँ, और जल्दी पच जाता है। इसीलिए तो बीमारी में खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है, रोटी नहीं। लेकिन यहाँ जो मेन मुद्दा है वो हल्का या भारी होने का नहीं, बल्कि विविधता का है। विविधता मतलब अगर हम रोज सिर्फ रोटी ही खाते रहेंगे तो हमारे पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो सिर्फ उसी को पचाने के आदी हो जाएंगे। वो एक तरह से आलसी हो जाते हैं। जब हम अपने खाने में अलग अलग अनाज, दालें और सब्जियां शामिल करते हैं, कभी रोटी, कभी चावल, कभी बाजरा, तो हम अपने गट माइक्रोबायोम को एक तरह की कसरत करवाते हैं। इससे वो मजबूत और ज्यादा सक्षम बनता है, जो लंबे समय में हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। वाह, तो पेट के बैक्टीरिया को भी जिम की जरूरत होती है। ये खाने की विविधता वाली बात सच में सोचने वाली है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितना अनुकूल हो सकता है, पर अनुकूल होने के लिए उसे आराम और मरम्मत का समय भी चाहिए। और यहीं पर नींद की वो आम समस्या आती है। 7-8 घंटे की नींद के बाद भी सुबह उठने पर ऐसा लगता है जैसे बैटरी चार्ज ही नहीं हुई। और इसकी वजह ये है कि हम नींद को सिर्फ घंटों में नापते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। गहराई में? हाँ, असली जादू डीप स्लीप यानी गहरी नींद में होता है। ज्यादातर लोग रात का बड़ा हिस्सा हल्की नींद में ही गुजार देते हैं, जबकि शरीर और दिमाग की असली मरम्मत गहरी नींद के दौरान होती है। स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। गहरी नींद के दौरान हमारे दिमाग में एक तरह की सफाई की प्रक्रिया चलती है। सफाई? जी, विज्ञान की भाषा में इसे ग्लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं। इसमें एक खास तरल पदार्थ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF दिमाग के हर कोने से गुजरता है और दिन भर में जमा हुए हानिकारक प्रोटीन और टॉक्सिन्स को धोकर बाहर निकाल देता है। वाह, ब्रेन शावर! ये सोचने का कितना शानदार तरीका है। तो इसका मतलब है कि सुबह की थकान और चिड़चिड़ापन असल में दिमाग की सफाई ठीक से ना होने का नतीजा है, सिर्फ नींद की कमी का नहीं। और स्रोत बताता है कि हमारी एक बहुत आम आदत इस ब्रेन शावर को रोक देती है, सोने से ठीक पहले तक फोन का इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही। और इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो है फोन की नीली रोशनी, जो हमारे दिमाग के स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन को बनने से रोकती है। दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है और सोने का समय नहीं हुआ।
और दूसरा जो कि ज्यादा जरूरी कारण है वो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। नर्वस सिस्टम, वो कैसे? हाँ देखिए, हमारा नर्वस सिस्टम 2 मोड में काम करता है। एक है फाइट या फ्लाइट, मतलब लड़ो या भागो वाला तनाव का मोड। हाँ। और दूसरा है रेस्ट और डाइजेस्ट यानी आराम और पाचन वाला शांत मोड। जब हम सोने से पहले कोई रोमांचक शो, न्यूज़ या सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। अच्छा। जबकि गहरी नींद और ब्रेन डिटॉक्स के लिए शरीर का रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में होना बेहद जरूरी है। आप एक ही समय पे रेस भी नहीं लगा सकते और आराम भी नहीं कर सकते, है ना? वो समझ गया। तो हम अपने दिमाग को सोने का सिग्नल देने की बजाय उसे और ज्यादा काम पर लगा देते हैं। इतने सारे टैब्स खुले रह जाते हैं कि वो शटडाउन प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर पाता। तो इस समस्या का समाधान क्या है? क्या कोई आसान तरीका है जिससे ये ब्रेन शावर ठीक से हो सके? हाँ, स्रोत में एक बहुत ही कारगर नियम का जिक्र है जिसे 4-3-2-1 नियम कहते हैं। 4-3-2-1। हाँ, ये सोने की तैयारी का एक तरह का काउंटडाउन है। 4, सोने से 4 घंटे पहले किसी भी तरह की कैफीन यानी चाय या कॉफी बंद कर दें। इसका असर हमारे सिस्टम में कई घंटों तक रहता है। ओके। 3, सोने से 3 घंटे पहले अपना रात का खाना खा लें। इससे शरीर को सोने से पहले पाचन का ज्यादातर काम निपटाने का समय मिल जाता है। 2, सोने से 2 घंटे पहले बहुत ज्यादा पानी पीना बंद कर दें ताकि रात में बार बार बाथरूम जाने के लिए नींद न टूटे। और 1, और सबसे जरूरी 1, सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन, फोन, टीवी, लैपटॉप बंद कर दें। स्रोत में ये भी कहा दिया था कि ये नियम सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, बल्कि ये सोने से पहले एक तरह का रिचुअल, मतलब एक रस्म बनाने के बारे में है, जो दिमाग को साफ संकेत देता है कि अब शांत होने का और दिन भर की चीजों को समेटने का समय आ गया है। पर वो आखिरी 1 घंटा बिना स्क्रीन के बहुतों के लिए मुश्किल हो सकता है। उस दौरान क्या किया जा सकता है? उस 1 घंटे का मकसद दिमाग को धीरे धीरे शांत करना है। आप कोई हल्की फुल्की किताब पढ़ सकते हैं, अपने दिन के बारे में जर्नल में लिख सकते हैं या परिवार से बात कर सकते हैं। स्रोत में एक बहुत ही फायदेमंद शारीरिक मुद्रा का भी जिक्र है, लेग्स अप द वॉल पोज। अच्छा, दीवार के सहारे पैर ऊपर करके लेटना? जी हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये इतना असरदार क्यों है? सोचिए, दिन भर हमारा दिल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करते हुए हमारे पैरों से खून को ऊपर की ओर पंप करता है। इसमें काफी मेहनत लगती है। सही बात है। जब हम पैर ऊपर करके लेटते हैं तो खून का बहाव बिना किसी मेहनत के अपने आप दिल की तरफ होने लगता है। इससे दिल को आराम मिलता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में जाने लगता है। वाह! ये सोने की तैयारी के लिए एक बेहतरीन स्विच है बेसिकली। तो सोने से पहले शरीर को सुनना और उसे शांत होने का मौका देना जरूरी है। लेकिन क्या हम खाते वक्त उसके सिग्नल सुन रहे हैं? यहीं पर वो 80% पेट भरने वाली बात आती है, जिसे हारा हाचिबू भी कहते हैं। पर यह पता कैसे चले कि 80% कब हुआ? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पेट को दिमाग तक ये सिग्नल भेजने में कि बस भर गया हूँ, इसमें लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट? हाँ, और उस 15-20 मिनट के गैप में हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हैं। तो इसका कोई प्रैक्टिकल हल है, कोई तरीका? स्रोत में एक बहुत ही सरल बायोहैक दिया गया है। मान लीजिए आपने 2 रोटी खा ली हैं और अब आप तीसरी लेने की सोच रहे हैं। तो बस एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसके बाद चौथी रोटी भी खा सकता हूँ? दिलचस्प सवाल है। अगर आपके अंदर से तुरंत जवाब आता है नहीं, चौथी तो बिल्कुल नहीं, तो ये इस बात का साफ संकेत है कि आपको तीसरी रोटी की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। जी, वही आपका 80% का निशान है। जब चौथी का ख्याल भी आपको भारी लगने लगे तो समझ जाइए कि शरीर पर्याप्त भोजन पा चुका है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ये काम करता है? अक्सर जब हम दोस्तों या परिवार के साथ होते हैं तो सामाजिक दबाव में या सिर्फ बातचीत के मजे में हम ज्यादा खा लेते हैं। क्या स्रोत इस इमोशनल और सोशल पहलू पर भी कुछ कहता है? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये सिर्फ एक दिमागी ट्रिक नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे विकसित करना पड़ता है। योग में इसे मिताहार कहते हैं, यानी सीमित और संतुलित भोजन। मिताहार? हाँ, जब हम लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा पेट जो ज्यादा खाने की वजह से फैल चुका होता है, वो धीरे धीरे सिकुड़कर अपने सामान्य आकार में वापस आने लगता है। फिर थोड़ी ही भोजन में हमें संतुष्टि का एहसास होने लगता है। यह शरीर को फिर से रिट्रेन करने जैसा है।
तो हमने ये समझा कि शरीर में क्या डालना है, कब डालना है और कितना डालना है। पर इसका असर सिर्फ हमारी एनर्जी पर नहीं, बल्कि उस चीज पर भी पड़ता है जिसे हम रोज शीशे में देखते हैं, हमारी त्वचा पर। स्रोत बताता है कि चमकती त्वचा का राज किसी महंगी क्रीम में नहीं, बल्कि हमारे पेट में है। बिल्कुल। इसे गट स्किन एक्सेस कहते हैं। गट स्किन एक्सेस। जी, यानी हमारी आंतों और त्वचा के बीच का सीधा कनेक्शन। हमारी आंतों की अंदरूनी परत एक बहुत ही महीन और कह सकते हैं इंटेलिजेंट छन्नी की तरह होती है। इसका काम है खाने में से पोषक तत्वों को सोखकर खून में भेजना और हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को बाहर रखना। और जब हम जंक फूड या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो इस छन्नी का क्या होता है? तब ये छन्नी कमजोर हो जाती है और उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इसे लीकी गट भी कहते हैं। लीकी गट। हाँ, अब सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं, बल्कि अधपचे खाने के कण और टॉक्सिन्स भी खून में लीक होने लगते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन्हीं हमलावर समझकर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू कर देता है, यानी शरीर में अंदरूनी सूजन पैदा हो जाती है। और शरीर इन टॉक्सिन्स और सूजन को बाहर निकालने के लिए सबसे बड़े अंग यानी त्वचा का इस्तेमाल करता है, और नतीजा मुहासे, एक्जिमा, रैशेज और बेजान त्वचा। तो त्वचा की समस्याएं असल में शरीर के अंदर की गड़बड़ी का बाहरी संकेत हैं। तो फिर अच्छी त्वचा के लिए क्या खाएं? क्या कोई खास सुपरफूड्स हैं? स्रोत में यही सबसे अच्छी बात कही गई है। हमें लाइकोपीन या एंथोसियानिन जैसे भारी भरकम वैज्ञानिक नामों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे पोषक तत्व हमारी अपनी देसी मौसमी सब्जियों में भरे पड़े हैं। घिया, तोरी, टिंडा, परवल, बैंगन से लेकर जामुन, फालसे और तरबूज तक। नियम बहुत सीधा है। जो आपके इलाके में उगता है, जिस मौसम में उगता है और जो रंग बिरंगा है, उसे खाइए। और एक चीज जो हमारी त्वचा के लिए अमृत समान है, वो है फर्मेंटेड यानी खमीर वाले खाद्य पदार्थ। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि हमें कोई महंगा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट नहीं चाहिए। हमारी दादी नानी का बनाया अचार और दही इसका सबसे बेहतरीन और सस्ता स्रोत है। सही बात है। भारत के हर कोने में इसके लाजवाब विकल्प हैं। उत्तर में कांजी और लस्सी, दक्षिण में इडली डोसा का घोल, पश्चिम में ढोकला और पूर्व में पोइता भात। ये सब हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को पोषित करते हैं, जो सीधे हमारी त्वचा की चमक पर दिखाई देता है। तो इस सब पूरी चर्चा को अगर समेटें तो लगता है कि असली स्वास्थ्य का रास्ता बाहर से कोई नियम थोपने में नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी संकेतों को सुनने में है। चाहे वो भोजन चुनते वक्त हमारी विरासत की आवाज हो, या गहरी नींद के लिए दिमाग का शांत होने का सिग्नल, या फिर पेट भरने का वो 80% वाला इशारा। बिल्कुल। और एक अहम बात यह है कि स्वास्थ्य से जुड़ी कई आदतें हमें सिखाई नहीं जाती। हम उन्हें अपने परिवार और माहौल में होते हुए देखकर अनजाने में अपना लेते हैं, चाहे वो देर रात तक जागना हो या तनाव में मीठा खाना। इसलिए पहला कदम है अपनी आदतों को पहचानना और फिर सोच समझकर फैसला लेना कि हमें क्या जारी रखना और क्या बदलना है। आज की बातचीत को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत में कहा गया कि जिन भावनाओं को हम नाम दे पाते हैं, उन्हें हम बेहतर संभाल पाते हैं। अगर हम सिर्फ बुरा लग रहा है कहने की बजाय मैं निराश हूं या मैं चिंतित हूं कह पाते हैं, तो हम उस भावना को बेहतर समझ सकते हैं। इसी तरह क्या हो अगर हम खाने और शरीर के संकेतों के लिए अपनी शब्दावली को सिर्फ भूख लगी है और पेट भर गया है से आगे बढ़ाएं। शायद असली स्वास्थ्य इसी शारीरिक शब्दावली को समृद्ध करने में छिपा है। हम अपने शरीर के कौन से छोटे छोटे संकेतों और फुसफुसाहटों को हर रोज अनसुना कर